इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। बीच में गैप मिल रहा है, लेकिन जिसको गैप पाने की चिंता ज़्यादा है उसकी फिनिशिंग, उसका परफेक्शन सबसे कमज़ोर होगा। और जिसको गैप मिल रहा है ऐसा विश्वास है, वो गैप भी पाता रहता है और एफर्ट भी लगाता रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी पाता रहता है। बात समझ में आ रही है? हाँ महाराज, समझ में तो आ गई। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, आज थोड़े से ये लोग बोर हो रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, कसं काय झालं? हाँ, इतना समझ में आ गया। देखो, अपनी भाषा किसको समझ में नहीं आती। इसी अपनी भाषा को लेकर के एक बात मैं कह दूं, क्योंकि गुरुदेव ने पिछले कुछ वर्षों से इस भाषा को लेकर के एक मूवमेंट, जिसको कहना चाहिए, एक अभियान प्रारंभ किया। जिस अभियान को हम सबको प्रारंभ करना चाहिए था और हम सब प्रारंभ नहीं कर पाए, गुरुदेव ने हम सबकी चिंता करते हुए प्रारंभ किया। गुरुदेव जो भी चीज़ जो सार्वभौमिक उपयोग की होती है, विश्वव्यापी होती है, अपने चिंतन में लाते हैं, उसका पूरे विश्व में तहलका मचे बगैर नहीं रहता। मैं कुछ दृष्टांत देना चाहता हूँ। जब गुरुदेव ने ये भाषा संबंधी बात कही कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, उसी वक्त यूपीएससी के पाठ्यक्रम से इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म हो गई। हालांकि अभी भी इंग्लिश में आता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जिस वक्त गुरुदेव ने हथकरघा की बात कही, उसी वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा दिया, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। और खादी में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत। जिस वर्ष गुरुदेव ने शिक्षा नीति के बारे में बात कही और शिक्षा नीति के साथ साथ ऐसी वो सब बातें हैं जो वाकई में गुरुकुल पद्धति से होनी चाहिए, उसी साल के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, जो नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने गुरुदेव के समक्ष उनसे मार्गदर्शन लेकर के जब वो ड्राफ्ट तैयार किया एनईपी का, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का, तो जो मसौदा तैयार हुआ, उस मसौदे में सर्वप्रथम यदि किसी संत का नाम आया तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम आया। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ गुरुदेव ने अपने जेहन में चिंतन के रूप में लाई, वो पूरे जीवन में और पूरे विश्व में तरंग की तरह फैल गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो निर्मल मन से और निर्मल उद्देश्य के बारे में और स्वपरोप कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनका वो सोच भी इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे विश्व को हिला के रखता है। तो अब जो भाषा की बात कही, कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, बोले महाराज जी, भाषा तो भाषा है, चाहे हम इंग्लिश से पढ़ें चाहे मराठी से पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे इंग्लिश से पढ़ें चाहे हिंदी से पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है? भाव समझ में आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप उन देशों की लिस्ट उठा के देखो, लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाती है। तो आप पाएंगे जिस देश में शिक्षा पद्धति अपनी मातृभाषा में है, वो सारे के सारे देश विकसित देश बन गए आज। और जो देश जिनकी जीडीपी भारत की जीडीपी से भी कमज़ोर है, अथवा 20 ऐसे देशों की लिस्ट उठा के देखो जिसकी सबसे कम जीडीपी है, वो सारे के सारे देश दूसरी देश की भाषा में अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और 20 ऐसे देश जो सबसे विकसित माने जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे। अब आप सबके जो हाथों में जो मोबाइल्स हैं ना, अधिकांश के हाथों में सैमसंग का मोबाइल होता है। ये कंपनी कहाँ की है? कोरियन कंपनी है। और कोरिया की कंपनी होते हुए भी इजराइल जैसा देश, जो नई दिल्ली से भी छोटा है तो देश, लेकिन आपकी राजधानी से भी छोटा है पॉपुलेशन की दृष्टि से, उस देश में भी जब ये कोरियन कंपनी अपने सैमसंग के गैजेट्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो हिब्रू भाषा में करती है। जब इतनी छोटी सी पॉपुलेशन जिस देश की है, उस देश में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त वो उसकी भाषा में देने के लिए मजबूर है। हमारा देश तो इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, ऐसा हमारी कौन सी मजबूरी है कि उसको यहाँ पर
हमें सर्व करने के लिए इंग्लिश में पूरे गैजेट्स और उसके जो एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं। ये कमजोरी या मजबूरी सैमसंग की नहीं, ये कमजोरी हम सब की है कि हम ही मांग करते हैं कि तो हमें इंग्लिश में दो। दूसरा, अब ये वाली बात कि यदि इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपके लिए अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगा, और अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा तो हिंगोली बहुत समस्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सब लोग के दिमाग में एक ही चीज़ है, जॉब मिलना चाहिए। हालांकि बाहर तो ये बहुत बड़ी समस्या सुलझने वाली है, लेकिन हिंगोली के लोग तो अधिकांश जॉब होल्डर्स हैं, बल्कि अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे भी पहले, हाँ एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना अलग विषय है, लेकिन जॉब होना ही ये जो दिमाग में है, ये हमने हिंगोली में थोड़ा सा ज़्यादा देखा है ना। चलो इसकी भी हम बात करते हैं। अब ये जो बुखार है ना, ये जापान तक भी पहुंचा, क्योंकि सारे जापानीज जो हैं जापानी में अपना पूरा चाहे वो स्कूली एजुकेशन हो चाहे वो आगे की एजुकेशन हो पाठ प्राप्त करते हैं। लेकिन अब माहौल तो है, यहाँ की हवा जब वहाँ पहुँच गई तो वहाँ भी कहा कि नहीं इंग्लिश सीखना आवश्यक है। तो जापान तो किसी चीज़ को जल्दी स्वीकार नहीं करता जब तक रिसर्च ना कर ले उस पर। तो जापानीज ने रिसर्च की कि विद्यालयीन समय में यानी स्कूली टाइम में जितना हम अपने स्कूली बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे 12वीं तक, तो कोई एक जापानी बच्चा 12वीं तक जितना इंग्लिश सीखता है 12वीं पढ़ने के बाद उतनी इंग्लिश सिर्फ 3 महीने में सीख सकता है। तो जो काम 3 महीने में हो सकता है उसके लिए हम 12-15 साल खर्च क्यों करें। और कोई 12वीं तक तो उसको जॉब तो करनी नहीं, बिजनेस तो करना नहीं। अब जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने वाली बात कहते हैं तो जॉब करने वाली बात कहते हैं, और एमएनसी में आपको जॉब तभी लगेगा जब आपके पास इंग्लिश हो। आपको जान करके हैरानी होगी जब बड़े बड़े कंपनीज अपने किसी प्रोडक्ट को ऐसी जगहों पर लॉन्च करते हैं जहां पर लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर को ये बोलते हैं तुम पहले वहाँ की भाषा सीखो। कंपनी में जॉब करने के पहले तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, लेकिन जब आपको वहाँ पर अपॉइंट करते हैं तो वहाँ कहते हैं पहले तुम कन्नड़ सीख करके आओ, तब कर्नाटक में तुम्हें हम लॉन्च करेंगे। तुम मराठी सीख कर आओ, तब जाके हमारे प्रोडक्ट को तुम महाराष्ट्र में बेच पाओगे। अरे भाई, आपने तो हमारा पूरे 15-20 साल इंग्लिश सीखने में खर्च कर दिए, और जब जॉब लगी तब बोले तुम मराठी सीखो और तुम कन्नड़ सीखो। तो जब मेरे लिए कन्नड़ मराठी सीखनी थी जॉब करने के लिए, तो इंग्लिश क्यों सीखी मैंने? इससे एक भ्रम है, ये पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के कारण ही हम उस इंग्लिश के माया जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और जॉब करने की जहाँ तक आपके अंदर जिद है, एक चीज़ सुन लो, आप लोगों के, अब ये सबकी मन की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चों के भी, आप लोगों के भी, और अच्छे जो स्वाध्यायशील उनके मन की बात भी। आप लोग चूँकि अच्छे श्रावक हैं, सबके मन में एक चीज़ तो होगी कि या तो हम समय रहते साधु बने, और नहीं बन पाते तो कम से कम श्रावक जीवन का अंत तो समाधि मरण के साथ करें। है कि नहीं? यहाँ पर सभी लोगों के मन में बात है, समाधि मरण सब चाहते कि नहीं चाहते? आप ही लोग नहीं चाहते, अन्य लोग भी चाहते हैं, जैनेतर भी चाहते हैं। कैसे चाहते हैं महाराज? वो भी ये कहते हैं भाई यार कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। ये क्या मतलब हो गया? मतलब जो कुत्ते की मृत्यु होती है वो बहुत संक्लेश के साथ होती है, तो संक्लेश के साथ मुझे ना मरना पड़े। ये संक्लेश के साथ नहीं मरने का उनकी भाषा में एक अलग अर्थ है, और आपने उसको और परिष्कृत कर दिया तो समाधि मरण की भाषा हो गई। हालांकि उनमें और आप में अंतर है, लेकिन फिर भी वो भी चाहते हैं कि मरण तो शांति के साथ हो। आप चाहते हैं कि शांति के साथ साथ सम्यक के साथ भी हो, इतना। अब समाधि के समय की बात एक कल्पना करो आप। मान लो आपका बीच में कोई अकाल मरण नहीं होता, और क्रम क्रम से आप अपनी आयु पूरी करते करते वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। सुनना, आपके मतलब की बात कह रहा हूँ, और जॉब के साथ जोड़ रहा हूँ इस बात को, समाधि को। हर व्यक्ति का लक्ष्य समाधि मरण, चाहे साधु बन के पाओ चाहे श्रावक बन के पाओ, है ना? क्या सबका है कि नहीं? किसका नहीं? हाथ उठाओ। अच्छा, सबका है। समझदार है महाराज, हाथ उठा के फंसना है क्या? तो सुनो, अब समाधि यदि लक्ष्य है तो उस वक्त जब आपकी क्रम क्रम से आयु क्षीण होकर वृद्धावस्था की ओर आप जा रहे हो, उस वक्त इंद्रियां काम करना कम कर देती हैं, मन भी शिथिल होने लग जाता है। जब इंद्रियां शिथिल हो गई,
मन शिथिल हो गया, उस वक्त आपकी यदि कोई चीज़ काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ आदत। अब देखो ये बात समझ में आई कि उस समय जो हमारा काम होगा आदत के अनुसार काम होगा। अब जो व्यक्ति जॉब करता है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती चली जाती है। क्यों? भले ही वो किसी प्लानिंग कमीशन में क्यों ना जॉब कर रहा हो, उसके प्लान पूरे फॉलो करते हो, लेकिन उसको भी किसी ना किसी का रूल फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप एम्प्लॉई हो। बॉस भी है तो बॉस के ऊपर भी कोई ना कोई बॉस है तो उसको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते। वो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता में कमजोर होता है कोई जॉब होल्डर। महाराज ऐसा नहीं कहो, कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम जब टीम लीड करते हैं उस वक्त तो हमें निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन आपको भी किसी का निर्णय फॉलो करना पड़ता है। टोटली निर्णय लेने के लायक आप नहीं होते जब आप जॉब कर रहे होते हैं। बिजनेस करते वक्त आप बहुत कुछ निर्णय खुद लेते हैं, कुछ निर्णय आपको सरकार के भी मानने पड़ते हैं, लेकिन जब आप उत्पादन कर रहे होते हैं पूर्णतः आप निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य चाकरी कहा। खेती का मतलब सिर्फ खेती नहीं, उत्पादन कोई भी हो, अच्छा और सात्विक और अहिंसक उत्पादन। उत्पादन यदि है तो उसी का व्यापार होगा, और व्यापार यदि हो रहा है तो उसी के लिए फिर नौकरियां निकलेंगी यहाँ से वहाँ करने के लिए उसका। तो उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र आप होते हैं। व्यापार में स्वतंत्र भी हैं और कुछ परतंत्र भी हैं, चूंकि सरकार की पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन खेती इत्यादि जो उत्पादन होते हैं उसमें बहुत कुछ हद तक आप स्वतंत्र होते हैं निर्णय लेने की क्षमता के बारे में। अब जॉब करते वक्त जब आप पराधीन हैं निर्णय लेने के मामले में, और ये आदत यदि आपकी लगातार जॉब करते वक्त बनती चली गई तो आपकी आदत निर्णय लेने के मामले में कमजोर होती चली गई। अब उस वक्त जब आपका वृद्धावस्था आ गई, आप समाधि के सम्मुख हैं और जीवन का अहम निर्णय लेना है। ऐसे कई केस देखे जिन्होंने अपने युवावस्था में मासोपवास किए। सुन रहे हो आप लोग? जिन्होंने अपने युवावस्था में मासोपवास भी किए हो, एक एक महीने का उपवास भी किया हो, उस वक्त जब वो वृद्ध हो जाते हैं और डॉक्टर बोल दे कि अब सिर्फ 24 घंटे का समय आपके पास है और इनको आप ले जाओ घर, और उनके आसपास वालों से बोल देते हैं इनकी अब सेवा करो, और सेवा करने वाले जब उनको कहें कि अब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, तुमसे खाते बनता नहीं, पीते बनता नहीं, तो क्यों ना आजीवन त्याग कर दो। नहीं। क्यों? अरे जब खाते पीते बनता था युवावस्था में तब तो तुमने एक एक महीने का त्याग कर दिया, और जब खाते पीते नहीं बन रहा तब तो तुम्हारा 24 घंटे जीवन शेष है, अब त्याग करने में क्या दिक्कत है आजीवन? नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने एक महीने का त्याग तो किया था, आजीवन त्याग करने का संस्कार नहीं डाला था। एक महीने बाद तो मुझे खाना है, तो आजीवन त्याग नहीं करने की आदत उसकी उस वक्त भी काम कर रही है जबकि जीवन सिर्फ 24 घंटे बचा हुआ है। और ऐसे में वो पता नहीं डॉक्टर की बात गलत निकल जाए तो, मेरा जीवन ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं आजीवन त्याग करूंगा तो भूखा प्यासा और ज़्यादा संकलेश हो जाएगा, इसलिए नहीं कर पाता। सोचो कितनी बड़ी बात है कि आपके निर्णय लेने की कमजोरी आपके उस समाधि में आपको असफल बनाने में कारण बन रही, और निर्णय लेने की कमजोरी सबसे ज़्यादा किस प्रकार के अर्थोपार्जन से आती है? उत्पादन से, व्यापार से, अथवा नौकरी से। महाराज ये तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो जॉब करने वालों को। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी फील्ड को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं उसका एकमात्र कारण ठीक से एनालाइज नहीं करना, और एनालाइज कर लेते हैं तो रियलाइज नहीं करना, और रियलाइज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो रही है, तो एक स्टेप और रह जाता है, एनालाइज, रियलाइज, देन एक्सरसाइज। फिर जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होती है, अदरवाइज क्रिटिसाइज कोई भी कर सकता है। दूसरा, जब भी हमें समझ में नहीं आता, अंतिम बात है कि मैं समाप्त कर रहा हूँ, जब भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले वो करना है जो एसेंशियल है, साथ में वो करते जाना है जो पॉसिबल है, फिर हम वो पाते हैं जो इम्पॉसिबल था। होता क्या है, कई बार हम एसेंशियल से भी जानते हैं, पॉसिबल से भी जानते हैं, लेकिन फर्स्ट एसेंशियल देन पॉसिबल।
जबकि एसेंशियल के साइमल्टेनियसली जो पॉसिबल है उसी का नाम तो पॉसिबल है, और जब उन दोनों को साथ साथ जोड़ दिया जाएगा तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहेगा। तो एसेंशियल्स क्या हो, तो एनालाइज इट। एसेंशियल्स वो हो जिसमें कुछ एसेंस हो। एसेंस तब जब उसके पहले कुछ सेंस हो, क्योंकि सेंस से ही हम एसेंस निकाल सकते हैं। और सेंस तो तब जब हमारे पास कॉमन सेंस हो। बुक्स में सेंस नहीं है, इसमें तो सिर्फ सिंबल्स हैं, संकेत हैं। यदि मेरे पास कॉमन सेंस है तब जाके इसका सेंस मैं निकाल पाऊंगा। और कॉमन सेंस तो तब जब हमारे पास कॉन्फिडेंस हो। विदाउट कॉन्फिडेंस कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता। और कॉन्फिडेंस तो तब जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो। विदाउट एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। और एक्सपीरियंस तो तब जब हमारे पास परफॉर्मेंस हो इन राइट डायरेक्शन। यानी परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस, सेंस, देन एसेंस, एंड इट विल बी बिकम ए एसेंशियल प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग इम्पॉसिबल फार्मूला बन जाता है। ये अब दो फार्मूले, एक एसेंशियल वाला और एक एनालाइज वाला, हर एक फील्ड में इम्प्लीमेंटेबल है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।